अवतार द लेजेंड एपिसोड 176। कहानी अब आगे। हरिरामपुर दोपहर के समय। जगह हरिराम के पास ही का जंगल, नीला जंगल, डाकू वगैरह का अड्डा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डाकू वगैरह के अड्डे में ध्रुवा और वगैरह पत्थर पर बैठ कुछ बातें कर रहे थे। तभी डाकू वगैरह ध्रुवा से पूछता है, वगैरह तो कृष्णा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मुझसे कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, तो वो बात क्या है? ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा शर्माते हुए डाकू वगैरह से कहता है, ध्रुवा वो बात ये है कि। ध्रुवा को शर्माता हुआ देख वगैरह मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, वगैरह अरे कृष्णा तुम तो शर्माने लगे, बात क्या है? ये सुनकर ध्रुवा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ डाकू वगैरह से कहता है, ध्रुवा वो बात ये है कि नारायण भाई हमारे गांव में एक लड़की है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसकी बातें सुनने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि वो जब मेरे पास होती है तो अंदर से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तभी डाकू वगैरह ध्रुवा को बीच में ही रोककर उससे कहता है, वगैरह वो कैसी दिखती है, क्या करती है, उस चीज का वर्णन करना बंद कर, तू ये बता कि असली बात क्या है, क्या तू उससे प्रेम करता है? ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से वगैरह की ओर देखकर उससे कहता है, ध्रुवा आप तो अंतर्यामी हैं भैया, आपको कैसे पता चला कि मैं। ये सुनकर डाकू वगैरह मुस्कुराते हुए ध्रुवा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर कहता है, वगैरह तू जिस तरीके से बात कर रहा है और उस लड़की के बारे में बोल रहा है ना, उससे कोई अंधा भी कह दे कि तू उस लड़की से प्रेम करता है। अब बोल कि मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर ध्रुवा डाकू वगैरह से कहता है, ध्रुवा वो बात ही ये है कि भले ही मैं उससे प्रेम करता हूँ पर मैं उसे अपने प्रेम के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या करूँ जिसमें उस लड़की को मेरे प्रेम के बारे में पता भी चल जाए और मुझे ज्यादा कुछ करना भी ना पड़े। ये सुनकर डाकू वगैरह मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, वगैरह दुर्भाग्य से मुझे तुम्हें ये कहना पड़ रहा है मेरे भाई कि ऐसा कोई भी प्रणाली नहीं है जिसमें तुम जैसा चाह रहे हो वैसा हो। तुम्हें खुद जाकर उस लड़की के आगे जाकर उसे अपने प्रेम के बारे में बोलना होगा। ये सुनकर ध्रुवा निराश भरे भाव से डाकू वगैरह की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा इसका मतलब क्या, उसे मैं अपने प्रेम के बारे में नहीं बोल सकता? ये सुनकर डाकू वगैरह ध्रुवा से कहता है, वगैरह तुम निराश मत हो कृष्णा, मेरे हिसाब तुम्हें वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मैंने एक बार अपने प्रेमिका के लिए किया था। ये सुनकर ध्रुवा खुश होकर डाकू वगैरह से कहता है, ध्रुवा और वो तरीका क्या है? ये सुनकर डाकू वगैरह बैठे हुए पत्थर पर से उठ अपने पास रखे धनुष और बाण को पकड़कर ध्रुवा की ओर अपना दायां हाथ बढ़ाकर उससे कहता है, वगैरह उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ शिकार के लिए जाना होगा और मेरे लिए एक शिकार करना होगा। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन डरते हुए डाकू वगैरह की ओर देखने लगता है। सहारिश्तान सल्तनत, दोपहर का समय। जगह बादशाह का महल। वहां हम देखते हैं कि बादशाह सकराल खान के बात सुन तक्ष डरते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, तक्षराज बादशाह का इकबाल बुलंद हो, मैं बस इतना कह रहा था कि अपनी बिल्कुल सही कहा बादशाह, जो गलती करे उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर बादशाह सकराल खान तक्ष से कहते हैं, बादशाह सकराल खान उस दिन हम गुस्से में थे इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाए, शहजादे अपनी बात रखना चाहते हो तो सामने आकर बात करो। ये सुनकर तक्ष मन ही मन थोड़ा डर जाता है पर खुद को संभालते हुए अपने आसन में से उठकर बादशाह के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है, तक्षराज बादशाह, सीधी बात कहूं तो अगर आपको अपने सल्तनत को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है तो आपको हमारे साम्राज्य से होते हुए आगे बढ़ना होगा। इन्हीं 200 से 300 सालों के भीतर कई बाहरी राजाओं ने हमारे देश के ऊपर हमला किया है और कई सारे अब भी अपना अपना सल्तनत संभाल रहे हैं, पर अगर आप हमारे साम्राज्य होते हुए देश के अंदर घुसेंगे तो आप उन राज्यों को भी जीत पाएंगे जहां कोई नहीं गया है। ये सुनकर बादशाह सकराल खान तक्ष से पूछते हैं, बादशाह सकराल खान, और इसमें हमारा फायदा क्या है, क्योंकि हमारा आपके सल्तनत के ऊपर हमला करने का केवल एक ही कारण है और वो है हमारे शहजादे का मौत बदला।
ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए बादशाह सकराल खान से कहता है, तक्षराज सिर्फ बदला ही नहीं बादशाह, आपका इसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि आप अगर हमारे सल्तनत से होते हुए देश के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे साम्राज्य के बाद जो सभी साम्राज्य आएंगे वहां आपको वो खजाने मिलेंगे जिसे आज तक कोई नहीं पा सका। इतना खजाना जो आपको दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा बना सकता है, जिससे आप अपना वो सपना पूरा कर सकते हो जिसका सपना शहजादे हसन ने देखा था। ये सुनकर बादशाह सकराल खान मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, तुम्हारे बातों में दम है लड़के, हम खुश हुए, हम बहुत जल्द तुम्हारे सल्तनत के ऊपर हमला करेंगे। ये सुनकर तक्षराज बादशाह सकराल खान से कहता है, तक्षराज, ये तो मैं भी चाहता हूं कि आप चंद्रपुर साम्राज्य पर हमला करें, पर ये सुनकर बादशाह सकराल खान हैरान भरी नजरों से तक्ष से कहते हैं, बादशाह सकराल खान पर। ये सुनकर तक्ष उनसे कुछ कहने लगता है। 1850 अवतार द लेजेंड एपिसोड 177। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह राजमहल के अतिथि कक्ष। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अतिथि कक्ष के बिस्तर पर नंदिनी राजकुमारी भवानी और उनकी सहेलियां बैठकर मुस्कुराते हुए कई सारे बातें कर रहे थे कि तभी राजकुमारी भवानी नंदिनी से पूछती है, राजकुमारी भवानी, तो दीदी, क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है, नंदिनी, मुझे खुशी होगी। ये सुनकर राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नंदिनी से पूछती है, राजकुमारी भवानी, तो दीदी, हम जब महल के सामने आए तो वो लड़का कौन था जो हमारे सैनिकों से बात कर रहा था? ये सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से राजकुमारी भवानी से पूछती है, नंदिनी कौन? ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी से कहती है, राजकुमारी भवानी, अरे दीदी, कुछ सोच कर, ठीक है, सुनिए, वो दिखने में 6 फीट का था, सर के बाल सीधे और गर्दन तक आ रही थी और कपड़े उसने हरे रंग की पहनी थी। राजकुमारी भवानी और कुछ कहती नंदिनी उसे कहती है, नंदिनी कौन? राजकुमार रुद्र। ये सुनकर राजकुमारी भवानी मुस्कुराती नंदिनी से कहती है, राजकुमारी भवानी, राजकुमार तो वो राजकुमार रुद्र थे। ये सुनकर नंदिनी राजकुमारी भवानी से कहती है, नंदिनी, जहां तक तुमने जैसा वर्णन किया उससे तो यही पता चलता है कि तुमने जरूर राजकुमार को ही देखा होगा। ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी की ओर देखकर कहती है, राजकुमारी भवानी, हाँ, वो राजकुमार ही होंगे। जगह महाराज वीरेंद्र का कक्ष। वहां हम देखते हैं कि कक्ष में महाराज वीरेंद्र और राजा अजय राठौर जब कुछ बातें कर रहे थे तभी उस कमरे के बाहर एक दासी आकर उनसे कहती है, देवी दासी, महाराज की जय हो, राजकुमार ने कहा है कि सभी राजभोग तैयार हो चुके हैं, इसीलिए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उस दासी को बीच में ही रोककर उससे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं। ये सुनकर वो दासी अपना सिर झुकाकर वहां से चली जाती हैं, जहां इसके बाद राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र की ओर अपना दायां हाथ बढ़ाकर उनसे कहते हैं, राजा अजय राठौर, तो उठिए महाराज, चलते हैं, वरना भोग ठंडा हो जाएगा और हमारा भूख भी। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजा अजय राठौर के हाथ को पकड़कर उठते हैं और उस कमरे से बाहर निकलकर भोजन कक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं, राजा अजय राठौर, तो महारानी जी कब आएंगी? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उनसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ये हम नहीं कह सकते राजा जी, वो अपने गुस्से के कारण यहाँ से गई है, जब उनका गुस्सा खत्म होगा तभी वो वापस आएंगी। ये सुनकर राजा अजय राठौर उनसे पूछते हैं, राजा अजय राठौर आशा करते हैं कि बिटिया की शादी से पहले महारानी लौट आएंगे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर से कहता है, महाराज वीरेंद्र, बिटिया की शादी, भवानी की शादी होने वाली है और तुम मुझे अब कह रहे हो? ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं,
राजा अजय राठौर अभी नहीं महाराज, अभी बस उसके लिए अच्छा लड़का देख रहा हूँ। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो किस तरह के लड़के को तुम अपना दामाद बनाना चाहते हो? ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर, लड़का जैसा भी हो, सुंदर हो या फिर बदसूरत, पर जात में उच्च जाति का होना चाहिए। हमारे पूर्वज जैसे योद्धा थे, वो भी एक काबिल योद्धा के वंश का होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भविष्य में हमारी बिटिया कोई मुसीबत में पड़े तो वो हमारे पास आए मदद के लिए। हमारा होने वाला दामाद इतना सक्षम हो को वो हमारी बिटिया को अच्छी तरह से संभाल कर रखे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजा अजय राठौर से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम्हारे कहे लक्षण आज के पीढ़ी के युवराजों में उतना नहीं दिखता। आज की पीढ़ी के लड़के ज्यादातर यहाँ वहाँ दुनिया घूमने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जब राजगद्दी का समय आता है तो वो सभी राजा बनने चले आते हैं। लगता है इसी दुर्बलता के कारण हमारे देश में बाहर से आए राजा हमला करके राज कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अजय राठौर हंसते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर, ये तो सही कहा आपने महाराजा। हमारे समय में राजा 10 वर्ष के उम्र में ही हो जाते था और शादी 12 साल में। सच कहें तो अभी के समय में ऐसे ही राजाओं की आवश्यकता है, जो अपने अकेले दम पर दुश्मन की पूरी सेना को खत्म करने की ताकत रखता हो। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजा अजय राठौर से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, सही कहा आपने। जगह हरिरामपुर के पार का जंगल, नीला जंगल। वहां हम देखते हैं कि डाकू वगैरह, उसके डाकू लोग और ध्रुवा मिलकर जंगल के बीचों बीच के जगह जाने लगते हैं, जहां का माहौल पूरी तरह से शांत था। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके के वजह से आसपास के पेड़ों के पत्ते टूटकर जमीन पर आकर गिर रही थी। वो सब धीरे धीरे कर अपने कदम आगे को ओर बढ़ाते हैं कि तभी डाकू वगैरह अपने साथी कालिया से कहता है, डाकू वगैरह, कालिया, क्या सच में यहाँ जंगल के इस भाग में तुमने एक हिरण देखा था? ये सुनकर कालिया डाकू वगैरह से धीमी आवाज में कहता है, कालिया जी सरदार, मैंने जैसा देखा था वो बहुत बड़ा हिरण था। इतना बड़ा है कि हम अगर आज खाने को बैठ जाएं तो उस हिरण का मांस खत्म होने में 3 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर सभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी उनके आगे के झाड़ियों में से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। 1851 अवतार द लेजेंड एपिसोड 178 डरा हुआ चेहरा। कहानी अब आगे। जगह हरिरामपुर गांव के पास वाले जंगल, नीला जंगल। समय दोपहर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डाकू वगैरह, उसके डाकू लोग और ध्रुवा मिलकर जंगल के बीचों बीच के जगह जाने लगते हैं, जहां का माहौल पूरी तरह से शांत था। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके वजह से आसपास के पेड़ों के पत्ते टूटकर जमीन पर आकर गिर रहे थे। तभी कुछ देर बाद उन्हें अपने सामने के झाड़ियों में से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो सब उस झाड़ी के पास जाने लगते हैं कि तभी कालिया जाकर उस झाड़ी के उस पार देखता है, जहां वो कुछ देखकर चौंक जाता है और अपने साथियों से कहता है, कालिया सरदार, यहाँ एक हिरण की लाश पड़ी है। ये सुनकर डाकू वगैरह के साथ ध्रुवा और साथी डाकू लोग वहां आकर उस हिरण के लाश को देखने लगते हैं। तभी कालिया हंसते हुए डाकू वगैरह से कहता है, कालिया, क्या बात है सरदार, आज तो बिना मेहनत के हमें शिकार मिल गया। ये सुनकर डाकू वगैरह हैरान भरी नजरों से अपने आसपास की ओर देखता है और कहता है, डाकू वगैरह, कुछ तो गड़बड़ है, कोई अगर शिकार किया है तो शिकारी भी यहाँ ही। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे के एक झाड़ियों में से एक बड़ा सा शेर उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगता है, जो कि सीधे जाकर एक डाकू के ऊपर कूदकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर आसपास के सभी डाकू यहाँ वहां भागने लगते हैं। उस शेर को देखकर ध्रुवा जमीन पर गिरकर पूरी तरह से डर चुका था। तभी वो शेर ध्रुवा के पास आ ही रहा था कि तभी डाकू वगैरह कूदकर उस शेर के ऊपर एक ऐसा लात मारता है, जिससे वो शेर दूर जाकर एक पेड़ से जा टकराता है। इसके बाद डाकू वगैरह ध्रुवा को चिल्लाते हुए कहता है, डाकू वगैरह, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग कृष्णा।
ये सुनकर ध्रुवा खुद को संभालते हुए वहां से भागने लगता है। वहां वो शेर घुराते हुए अपने सामने खड़े कुछ डाकुओं को देखता है, जहां वगीरा अपने कमर के पास रखे छुरे को निकालता है और इसे घुमाकर पकड़ता है। अपने सामने इतने लोगों को देख शेर उनकी ओर झपेट मारने लगता है, जहां खड़े डाकू वहां से कूदकर निकल जाते हैं, पर शेर भी उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं था, जिसके बाद वो शेर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है, जहां सभी डाकू कूदकर एक एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। वो शेर गुस्से में हर डाकुओं के ऊपर हमला करने के लिए कूद ही रहा था, पर सभी डाकू अपने फुर्ती के कारण उससे बचकर वहां से जाने लगते हैं। तभी डाकू वगैरह जब दौड़ते हुए एक पेड़ की ओर जा ही रहा होता है, उसका पैर एक पास ही के एक पेड़ के जड़ों में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, और जब वो अपने पीछे की ओर देखता है तो वो शेर सीधे उसके ऊपर हमला करने के लिए कूद चुका होता है। सहारिस्तान सल्तनत, दोपहर का समय। जगह बादशाह का महल, राज दरबार। वहां हम देखते हैं कि राज दरबार में बादशाह सकराल के कई बातें सुनकर तक्ष उनसे कहता है, तक्षराज, ये तो मैं भी चाहता हूं कि आप चंद्रपुर साम्राज्य पर हमला करें, पर ये सुनकर बादशाह सकराल खान हैरान भरी नजरों से तक्ष से कहते हैं। बादशाह सकराल खान पर ये सुनकर तक्ष उनसे कुछ कहने लगता है। तक्षराज बादशाह, वो बात यह है कि भले ही आपकी सेना चंद्रपुर से ज्यादा है, पर उनके पास एक ऐसा है जिसकी वजह से चंद्रपुर की सेना आपसे बहुत बड़ी है, और वो चीज है। इसके आगे तक्ष कुछ कह पाता, तभी मुख्य सलाहकार साकिब उनसे कहते हैं, साकिब मुल्लाह महाकाल। ये सुनकर आसपास बैठे सभी सलाहकारों के चेहरे पर डर का भाव दिखने लगता है, सिवाय बादशाह सकराल खान के। तभी बादशाह सकराल खान तक्ष की ओर देखकर उसे कहते हैं, बादशाह सकराल खान, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हम इतने बड़े सल्तनत के बादशाह होकर उस मामूली से एक बंदे से डर जाएं? हमारी पूरी फौज तुम्हारे सल्तनत को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है, लड़के। ये सुनकर तक्ष एक कदम आगे आकर बादशाह सकराल खान से कहता है, तक्षराज, मैं जानता हूँ मेरे बादशाह कि आप और आपकी फौज सक्षम है हमारे सेना को खत्म करने के लिए, पर महाकाल को हम ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके नाम से जो भी युद्ध लड़ा गया है, चंद्रपुर ने वो युद्ध आराम से जीता है। हम या फिर कोई भी ये नहीं जानता कि वो कौन है, पर लोगों ने उसे लड़ता देखा है, और जिसने भी उसे लड़ता देखा है वो लोग कहते हैं कि महाकाल को मारना नामुमकिन है। ये सुनकर बादशाह सकराल खान जोर जोर से हंसते हुए तक्ष से कहता है, बादशाह सकराल खान, क्या उसे हराना नामुमकिन है? हा हा हा, जोर जोर से हंसते हुए, जीतना तुमसे और हमारे सलाहकार से उस महाकाल के बारे हम सुन रहे हैं, हमें अभी से उससे लड़ने का मन कर रहा है। ये कहकर बादशाह सकराल खान अचानक से अपनी हंसी को रोककर गंभीर भाव से तक्ष से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, वो जो भी हो, पर एक बात अपने दिमाग में घुसा कर रखो तक्ष की, जब हम तुम्हारे सल्तनत के सीमा पर खड़े होंगे तब ये बात सोच लेना कि तुम्हारे सल्तनत का कोई भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि मैं वो फौज तुम्हारे पास लाने वाला हूँ जिसे जानने वाले लोग उस फौज को मौत का फौज बुलाते हैं, और जब तुम्हारे लोग मारे जाएंगे तब आखिर में तुम्हारा तड़पता हुआ महाकाल हमारे पैरों तले हमसे जिंदगी की भीख मांग रहा होगा, और तब हम खुद उसका नकाब उतार कर तुम सबको उसका डरा हुआ चेहरा दिखाएंगे। ये सुनकर आसपास बैठे सभी सलाहकार चिल्लाते हुए बादशाह सकराल खान के नाम का नारा लगाने लगते हैं, जिससे पूरा दरबार बादशाह सकराल खान के नाम से गूंज जाता है। सभी सलाहकार, बादशाह सकराल खान जिंदाबाद, बादशाह सकराल खान जिंदाबाद, बादशाह सकराल खान जिंदाबाद। 1852 अवतार द लेजेंड, एपिसोड 179, निकराह देश। कहानी अब आगे। जगह हरिरामपुर गांव के पास वाले जंगल, नीला जंगल। समय दोपहर और शाम के बीच का समय। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा शेर से डरते हुए जंगल के बाहर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था कि तभी वो अचानक से रुक जाता है और खुद को संभालते हुए डर के भाव से मन ही मन सोचता है,
ध्रुवा, ये तू क्या कर रहा है? कृष्णा, नारायण भाई ने तुझे बचाया और तू उन्हें अकेला छोड़कर वहां से जा रहा है। उन्होंने तुझे इतना प्यार दिया और तू उन्हें मरने के लिए छोड़ आया। जा और उन्हें बचा। ये सोचकर ध्रुवा अपने पीछे की तरफ मुड़कर अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है, पर तभी शेर की गुर्राने की आवाज सुनकर ध्रुवा डर के मारे अपने कदम पीछे कर लेता है और डर के मारे सोचता है, ध्रुवा भी शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं चाहूं तो भी मैं उसे नहीं हरा सकता। ये सोचकर ध्रुवा अपना सिर नीचे जमी की ओर करके रोने लगता है। उसके आंखों से निकलते हुए आंसू नीचे गीली जमी पर गिर रही थी। तभी अचानक उसके अंतर मन से एक आवाज आता है, महातारांकन, तुम उसे खत्म कर सकते हो। जिसे सुनकर ध्रुवा की आंखें हल्की सी लाल रंग की हो जाती है, जहां उसे कुछ धुंधले दृश्य दिखते हैं, जहां उसके सामने सैकड़ों की तादाद में सैनिक खड़े थे और उन दुश्मन सैनिकों के सामने अकेला अपने हाथ में 2 तलवार पकड़े खड़ा था उनका बाप महाकाल। जगह, जंगल के भीतर। वहां जंगल के भीतर वो खूंखार शेर डाकू वगैरह के ऊपर कूदने ही वाला होता है कि तभी वगैरह अपने पास पड़े एक लकड़ी से उसके मुंह पर जोरदार वार करता है, जिससे वो शेर जाकर एक पेड़ के डाली में जा टकराता है, जिसका फायदा उठाकर वगैरह वहां से उठकर जाने ही वाला होता है कि तभी वो शेर उठकर गुस्से भरी नजरों से वगैरह की ओर देखने लगता है। ये देखकर वगैरह अपने मन को शांत करते हुए सोचता है, वगैरह ये शेर जिस तरह से मुझे देख रहा है उससे यही पता चल रहा है कि इसका अगला वार मुझे खत्म कर देगा। इसके बाद वगैरह अपने दोनों आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है, जहां उसे कई सारे दृश्य दिखते हैं जिसमें शेर उसे कई तरीकों से खत्म कर रहा है। ये देखकर वगैरह मन ही मन सोचता है, वगैरह ये अगर चाहे तो मुझे 4 तरीकों से खत्म कर सकता है, पर मैं चाहूं तो उसे 2 तरीकों से खत्म कर सकता हूं। इसके लिए मुझे मेरे तीसरे चक्र को खोलना होगा जो मेरे गुरुकाल ने मुझे सिखाया था। ये कहकर वगैरह अपने आंखें खोलकर कहता है, वगीरा प्रलयस्य तृतीयम चक्र उद्घाटयन्तु। हिंदी अनुवाद है, प्रलय का तीसरा चक्र खोलो। ये कहकर वगीरा खुद को तैयार करते हुए शेर की ओर देखता है। वहां शेर भी गुस्से में गुर्राते हुए वगीरा की ओर तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर आसपास के पेड़ों में बसे डाकू पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वगीरा अपने पैरों को पेड़ की जड़ों से आजाद करते हुए शेर की ओर आने लगता है। सहारिस्तान सल्तनत। समय दोपहर और शाम के बीच वाला समय। जगह, बादशाह का महल, राज दरबार। वहां दरबार में बादशाह सकराल खान की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी सलाहकार बादशाह के नाम का नारा लगाने लगते हैं। तभी बादशाह उन सबको खामोश होने का इशारा देते हैं, जिसके बाद बादशाह सकराल खान उन सभी से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, अब तुम सुनो लड़के, अगर इतना ही तुम डर रहे हो उस महाकाल से तो हम तुम्हें कुछ दिनों का मोहलत देते हैं। जाओ और पता करो वो कौन है, और अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सकते तो वैसे भी मैं इसी महीने में ही तुम्हारे सल्तनत के ऊपर हमला करूंगा, जिससे इस दुनिया को पता चल जाएगा कि महाकाल आखिर कौन है। ये कहकर बादशाह सकराल खान तख्त की ओर गुस्से भरी नजरों से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, पता है तख्त, मैं पहले सोचता था कि तुम्हारे सल्तनत के ऊपर हमला करके बस तुम्हारे सैनिकों को मारकर भारत देश में दाखिल करूंगा, लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम्हारे सल्तनत में मेरा बेटा मारा है तो मैं तुम्हारे सल्तनत का वो हाल करूंगा जो मैंने कई सालों पहले निकराह देश में किया था। ये सुनकर नबी मोहम्मद और वहां बैठे सभी सलाहकार के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है, जिसे देखकर तख्श हैरान भरी नजरों से सोचता है। तक्षराज बादशाह की ये बात सुनकर यहाँ बैठे सभी लोग ऐसे क्यों डर रहे हैं, मानो बादशाह ने उन्हें कोई डरावनी बात कह दी हो। तभी बादशाह सकराल खान ये कहकर वहां से जाने लगते हैं। जगह, नबी मोहम्मद का घर। वहां तख्श हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद से पूछता है, तक्षराज बादशाह ने आज जो कहा कि उन्होंने निकराह देश के साथ जो किया वह मेरे साम्राज्य के साथ भी वो करेंगे, आखिर बादशाह ने उस देश के साथ किया क्या था। ये सुनकर नबी मोहम्मद के चेहरे पर एक डर का भाव देखने लगता है कि तभी वो तख्श की ओर मुड़कर उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद, निकराह देश
वो तो मिट्टी में मिल चुका है। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद से पूछता है। तक्षराज मतलब? ये सुनकर नबी मोहम्मद डर के भाव से तक्ष से कहते हैं। नबी मोहम्मद, आज से कुछ साल पहले जब इस सल्तनत में भूखमरी से लोग मर रहे थे और यहाँ पर दौलत भी कम हो रहा था, तब बादशाह सकराल खान अरब के बादशाह अब्राहम शेख अब्दुल्ला से मिलने गए। जहाँ उन्होंने जब यहाँ का हाल उन्हें बताया तो अरब के बादशाह ने हमारे बादशाह से सौदा किया कि अगर वो निकराह देश के निम्बाड़ा सल्तनत को तबाह कर देंगे तो उसके बदले वो हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। पर ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछता है। तक्षराज पर? नबी मोहम्मद कहते हैं। नबी मोहम्मद पर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने किससे सौदा किया है। एक शैतान से उस सौदे को कबूल करके हमारे बादशाह सकराल खान ने अपनी पूरी मौत की फौज के साथ निकराह देश में घुसकर निम्बाड़ा सल्तनत पर हमला कर दिया और उस सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया। पर वो तबाही तब भी नहीं रुकी, जिससे धीरे धीरे बादशाह ने 1 साल के अंदर पूरा देश तबाह कर दिया, जिसके लिए अरब के बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने खजाने के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा हमें दे दिया, जिससे आज ये सल्तनत इतना खुशहाल है। ये सुनकर तक्ष मन ही मन दुख भरे भाव से नबी मोहम्मद से पूछता है। तक्षराज, एक सल्तनत के बदले पूरा देश? ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है। नबी मोहम्मद, हाँ, पूरा देश। उस देश के तबाही से हमें वो दौलत मिला है जिससे हमारे आगे की पीढ़ी भी उन दौलत से मौज करेगी। पता है, जो लोग उस देश में छुपकर बच गए थे वो आज भी बादशाह के नाम से डरते हैं। ये कहकर नबी मोहम्मद वहां से जा ही रहे थे कि तभी वो तक्ष की ओर मुड़कर उसे कहते हैं। नबी मोहम्मद, यहीं से तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे सल्तनत के साथ बादशाह क्या करेंगे। वो देश तो बस एक सौदे के वजह से तबाह हुआ, पर तुम्हारा देश बादशाह के बदले से तबाह होगा, और ऐसा तबाह होगा जिसका असर पूरी दुनिया में दिखेगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं कि तभी तक्ष अपने सिर को झुकाकर मन ही मन गुस्से में कहता है। तक्षराज, वो तो तब होगा जब तुम्हारा बादशाह जिंदा रहेगा। ये सोचकर वो अपने सिर को ऊपर की ओर करता है। 1853 अवतार द लेजेंड एपिसोड 180। कहानी अब आगे। जगह नीला जंगल, दोपहर और शाम के बीच वाला समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसपास के पेड़ों के ऊपर बैठे डाकू लोग पूरी तरह से डर रहे थे, क्योंकि शेर पूरी तरह से गुस्से में डाकू वगीरा की ओर देख रहा था। बाकी डाकू और कुछ सोच पाते शेर गुर्राते हुए डाकू वगीरा की ओर आने लगता है, जिसे देखकर खुद को संभालते हुए डाकू वगीरा भी शेर की ओर जाने लगता है। इसके बाद वो शेर की ओर जाते समय अपने मुंह से सांस छोड़ अपने दोनों हाथों को मुट्ठी करके गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर जाने लगता है। ये देखकर वहां पेड़ों के डाली पर बैठे डाकुओं के सांसें तेज होने लगती है, हर किसी के चेहरे पर डर का भाव छा जाता है। तभी डाकू वगीरा और शेर एक दूसरे से टकराने वाले होते ही हैं कि अचानक से दूर एक पेड़ के पत्ते पर से एक पानी की बूंद नीचे जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तभी एक तीर तेजी से आकर उस पानी के बूंद को चीरते हुए तेजी से जाकर डाकू वगीरा की ओर छलांग लगाए हुए शेर के छाती में जा लगता है, जिससे वो शेर अपने पीछे की ओर एक पेड़ में जाकर टकराता है। ये देख डाकू वगीरा के साथ वहां उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुए क्या। वहां वो शेर फिर भी हार न मानते हुए डाकू वगीरा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी दूर से तेजी से एक के बाद एक तीर उस शेर को जा लगती है, जिसके बाद सभी तीर जहां से आ रही है उस दिशा की ओर देखने लगते हैं, जहां वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ध्रुवा तेजी से अपने हाथ में पकड़े धनुष से उस शेर की ओर तीर मार रहा था। चंद्रपुर साम्राज्य, शाम के समय। जगह राजमहल। वहां हम देखते हैं कि राजमहल में राजकुमारी भवानी अपने सहेलियों के साथ अतिथि कक्ष की ओर जा ही रही थी, तभी अपने पास खड़ी नंदिनी से वो कहती है। राजकुमारी भवानी, मैं क्या कह रही थी कि दीदी आज की भोजन सच में हम सबको बहुत अच्छी लगी। पर ये सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से राजकुमारी भवानी से पूछती है। राजकुमारी भवानी पर? राजकुमारी भवानी नंदिनी से कहती है। राजकुमारी भवानी पर, हमें ये बात बुरी लगी कि हमारी काकिसा यहाँ नहीं है।
ये सुनकर नंदिनी बात को समझकर राजकुमारी भवानी से कहती है, नानविनी कौन महारानी जी? ये सुनकर राजकुमारी भवानी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, राजकुमारी भवानी, वो होंगी आपके लिए महारानी, पर हमारे लिए तो वो पद्मा काकी हैं। पता है दीदी, हर 2 साल में पद्मा काकी हमारे झालावाड़ जिले में आती थी, जहां इस साल भी उन्हें हमारे जिले में आना था पर वो नहीं आई। क्या आप बता सकती हैं कि आखिर वो गई कहाँ हैं? ये सुनकर नंदिनी उन्हें कहती है, नंदिनी जितना हमें पता है वो मध्य भारत के भोजपुर जिले में गई हैं जो उनका। ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी के कह रहे बातों को बीच में ही रोककर उन्हें कहती है, राजकुमारी भवानी, जो कि उनका जन्मभूमि और घर है, हमें उनके बारे में सब पता है कि वो कहाँ से हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो हमेशा मुझे अपने बारे में बोलती रहती हैं। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कुछ ना कहकर आगे की ओर बढ़ने लगती है कि तभी राजकुमारी भवानी मन ही मन कुछ सोचकर अपने सहेलियों से आगे की ओर जाने के लिए इशारा देती हुई नंदिनी से पूछती है, राजकुमारी भवानी दीदी, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी की ओर देखकर कहती है, नंदिनी हाँ पूछो। राजकुमारी भवानी कहती है, राजकुमारी भवानी, क्या सच में वो है? ये सुनकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से राजकुमारी भवानी की ओर देखकर उन्हें कहती है, नंदिनी कौन? राजकुमारी भवानी महाकाल। ये सुनकर नंदिनी मन ही मन कुछ सोचने लगती है। नीला जंगल शाम बस होने को ही है। वहां डाकू वगीरा के अड्डे पर सभी डाकू मिलकर शेर के चमड़े को उसके शरीर में से निकाल कर बाहर रख रहे थे और वहां कुछ डाकू हिरण के मांस को आग के आगे जलाकर उसे अच्छे तरह से पकाकर खा रहे थे, जहां ध्रुवा भी उनके साथ बैठकर हिरण का मांस खा रहा था। तभी डाकू वगीरा मुस्कुराते हुए ध्रुवा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर कहता है, डाकू वगीरा, वाह कृष्णा वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, एक लय में इतने सारे तीर मारे तुमने उस शेर के ऊपर कि वो शेर आगे बढ़ ही नहीं पाया और वहीं मर गया। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए डाकू वगीरा की ओर देख उन्हें कहता है, ध्रुवा, सच कहूं तो नारायण भाई, मुझे यकीन नहीं था कि मैं उस शेर को हरा सकूं, क्योंकि मैंने कभी ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं है। ये सुन डाकू वगीरा हैरान भरी नजरों से ध्रुवा से पूछता है, डाकू वगीरा, पर तुमने तो शिव प्रतियोगिता में ब्रह्मा को हराया है ना? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए डाकू वगीरा से कहता है, ध्रुवा, वो तो बस कहने की बात है भाई, वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 2 बार मेरे साथ हो चुका है कि जब मैं पूरी तरह से डर जाता हूँ तो कुछ देर के लिए मैं भीतर ही भीतर बेहोश हो जाता हूँ, और जब होश में आता हूँ तो मैं खुद को खड़ा हुआ देखता हूँ और जिस चीज को मैं डर रहा था वो चीज मुझसे ही हारी हुई होती है। ये सुनकर डाकू वगीरा हैरान भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देख उसे कुछ पूछ पाता। ध्रुवा अपने सामने के पहाड़ की ओर देखता है जहां वो सूरज को डूबता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो डरते हुए जल्दी जल्दी में डाकू वगीरा से कहता है, ध्रुवा, क्षमा करना नारायण भाई, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं जल्दी वहां नहीं पहुंचा तो वो चिंता करेगी। ये कहकर ध्रुवा वहां जल्दी जल्दी में जाने लगता है। ध्रुवा के जाने के बाद कालिया मुस्कुराते हुए डाकू वगीरा से कहता है, कालिया, अच्छा हुआ उस दिन हमने इसे नहीं मारा, वरना आज तो। वहां डाकू वगीरा कालिया के कहे बातों के नजरअंदाज करते हुए ध्रुवा के कहे बातों को याद करते हुए कहता है, डाकू वगीरा, दोहरी शक्ति।